स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज अपने लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का पार्ट 2। और इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन होने वाला है। और पहला जो चैप्टर था दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों चैप्टर्स हम क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं तो उसको प्रोवाइड करवा दिया गया है। और ये जो वीडियो है इसमें दो चैप्टर, चूँकि चैप्टर आप पलटिएगा क्लास 6 के ज्योग्राफी का, चाहे एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, तो उसमें बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। तो हमने दो चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को। और ये जो भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के बुक से और एससीईआरटी के बुक से लिया गया है। अगर दोस्तों आप इसका लिंक चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो चैप्टर है इसका नाम ही है अक्षांश और देशांतर। जब आप सेकंड चैप्टर पलटिएगा एनसीईआरटी का तो दूसरा चैप्टर है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। अगर अक्षांश रेखा के बारे में दोस्तों पूछे कि अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं, तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए किसी भी मैप को, किसी भी नक्शे को आप देखते हैं तो कैसे आप देखिएगा उसको, इसमें दिशा के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करिएगा। तो कोई भी नक्शा होता है ना दोस्तों, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है, उत्तर दिशा को, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण दिशा को। और उत्तर के ठीक दाएं होता है पूरब और बाएं होता है पश्चिम, बाएं होता है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो किसी भी नक्शा को देखने का यही तरीका है। नक्शा का ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां भाग पूरब और बायां भाग पश्चिम। तो यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये तो हो गया उत्तर वाला पार्ट, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जो ये रेखा खींची गई है ना दोस्तों, इसे ही हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। अगर पूछे कि ये जो रेखा है क्या वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा खींची गई है, तो पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई है। और अक्षांश रेखा की संख्या पूछे कि कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो 181 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे देशांतर रेखा के बारे में, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, देखिए ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और इसके ठीक नीचे होगा दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली इस रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर की कुल संख्या पूछे तो वो 360 है। देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, इसके बाद और क्या चीज़ इसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई देशांतर रेखा खींची गई है, तो दो देशांतर के बीच का जो ये एरिया है, यानी कि ये दो देशांतर के बीच का ये वाला जो एरिया है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड होता है दो देशांतर के बीच के जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं। और इस ग्रिड में यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, ये दूरी जो है दोस्तों, इसको बोला जाता है गोरे। हिंदी में भी गोरे और इंग्लिश में भी गोरे बोला जाता है। तो दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है ग्रिड और उनके बीच की दूरी को बोला जाता है गोरे। तो ये था दोस्तों अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड कुछ बातें। आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बीचों बीच एक लाइन खींची हुई डॉटेड लाइन है यहाँ पर, जो आपको मिल जाएगी, जिसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी बोला जाता है, इक्वेटर। ये जो लाइन है वो अर्थ को यानी हमारे पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। तो इस विषुवत वृत्त से, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो नीचे वाला पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में यहाँ पर मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है दोस्तों उष्णकटिबंध क्षेत्र में, वो तापमान यानी कि टेम्परेचर अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसके वजह से यहाँ का तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर बात करें उत्तर शीतोष्ण
कटिबंध, तो देखिए यहाँ पर शीतोष्ण लिखा हुआ है, शीतोष्ण। शीतोष्ण को जब तोड़िएगा दोस्तों तो एक होता है शीत और एक होता है उष्ण, शीत जोड़ उष्ण बराबर शीतोष्ण। तो यानी कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, तो इस वाला एरिया का जो मौसम है वो कैसा रहेगा, शीतोष्ण रहेगा, यानी कि यहाँ पर गर्मी भी पड़ेगी और ठंडी भी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद है उत्तर शीत कटिबंध। उत्तर शीत कटिबंध में काफ़ी ठंडी पड़ती है, यहाँ पर बर्फ़ की चादरें बिछी रहती है, देख सकते हैं कि वाइट रंग से इसको दिखाया गया है। और ठीक ऐसे ही चीज़ें होती है यानी कि विषुवत रेखा से नीचे वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों पड़ेगी, और यहाँ पर दक्षिण शीत कटिबंध है तो वहाँ यहाँ पर केवल ठंडी ही पड़ती है। अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति या मनुष्य का जीवन सर्वाइव कर सकता है, व्यतीत हो सकता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो सकता है। ज़्यादा पेड़ पौधे हमको यहीं पर देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस कटिबंध में, तो उष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 0 डिग्री लिखा हुआ है। 0 डिग्री वाला जो लाइन होता है वो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हमारा जो भारत है यानी कि भारत है वो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो विषुवत रेखा से ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत का स्थिति आप देख सकते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इस चैप्टर में एक कंट्री का जिक्र और है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है ना दोस्तों, जैसे कि ग्लोब होता है, ग्लोब, तो ग्लोब के बीचों बीच एक रॉड गया होता है, एक रॉड गया होता है जिसको हम बोलते हैं अक्ष, और इसी अक्ष पर जो ग्लोब है वो घूमते रहता है। तो ग्लोब किसका काल्पनिक रूप है या लघु रूप है, तो पृथ्वी का रूप है। तो पृथ्वी किस पर घूमती है, तो अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन आपसे पूछेगा कि जैसे ग्लोब में ये जो एक रॉड बीचों बीच गुजारा गया है, क्या ऐसा रॉड पृथ्वी के बीचों बीच गुजरा है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पृथ्वी के बीचों बीच कोई भी कील या रॉड को नहीं गुजारा गया है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जिसमें 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाएगी, तो सूर्य का चक्कर लगाएगी। जितने सारे ग्रह है तो वो किसका चक्कर लगाएगा, तो सूर्य का लगाएगा। उपग्रह किसका लगाएगा दोस्तों, ग्रह का लगाएगा। ये पहला जो वीडियो था, पहला चैप्टर था, उसमें हम बता चुके हैं। पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है। जहाँ पर दोस्तों सूर्य का प्रकाश रहेगा वहीं ना दिन होगा, और इसके विपरीत वाले हिस्से पर रात होता है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, तो अभी तो इतना समय नहीं है कि आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है जिसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो घूर्णन गति या दैनिक गति होता है ना पृथ्वी का, इसी की वजह से दिन रात होता है। कई बार पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण, तो पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति है, ठीक है। और ये कितने घंटे में पूरा होती है, तो 24 घंटे में पूरा होती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी किसका परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का, जिसके कारण हमको ऋतु परिवर्तन दिखाई देते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, शीत ऋतु, ये सभी जो होते हैं किसके कारण, तो परिक्रमण गति के कारण। ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक और छोटा रूप है, यानी कि जो ग्लोब है वैसा ही पृथ्वी को बताया गया है, लेकिन ये छोटा रूप है, काल्पनिक रूप है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। ग्लोब में दोस्तों ये जो ऊपर में होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, और इसके बीचों बीच की जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। और इसी अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी कि घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब आप ग्लोब को देखिएगा दोस्तों तो थोड़ा इसका एंगल झुका हुआ होता है। कितना एंगल झुका रहता है, तो 23.5 डिग्री झुका रहता है। और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर कितना झुका है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, जहाँ पर दिन है वहाँ दिन ही रहेगा, और जहाँ पर रात है वहाँ रात ही होगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा दोस्तों कि जहाँ पर दिन होगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और जहाँ रात है वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। आगे है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है जिसे परिक्रमण गति कहते हैं।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है दोस्तों? तो 365 दिन 6 घंटे में। लेकिन आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें केवल 365 दिन ही रहेगा, ना कि 6 घंटे। ये 6 घंटा क्या होता है दोस्तों? तो इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एक साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, तो 4 साल में कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 6 गुने 4 यानी कि 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। और 24 घंटे बराबर कितना होता है? एक दिन ही तो होता है। तो इसीलिए 4 साल पर हमारा जो ईयर है, वर्ष है, वो 365 दिन ना होकर 366 दिन का हो जाता है। यही जो 6 घंटा है ना दोस्तों, वो 4 साल में बढ़ती जाती है। तो 6 घंटा 4 साल में बढ़ेगा तो 24 घंटा, और 24 घंटा में एक दिन, तो 365 में एक अब अगर आप ऐड कर देते हैं तो 366 दिन हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष या लीप ईयर बोलते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तथा सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य का पूरब से पश्चिम की ओर घूमना आभासी गति कहलाता है। सूर्य जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है दोस्तों, वो कौन सी गति है? आभासी गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। अब देखिए, जो भी गोलार्ध चाहे उत्तरी हो या दक्षिणी, जो सूर्य के सामने होगा वहाँ पर क्या होगा? तापमान अधिक होगी। तब उस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कौन? कर्क रेखा। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश हिस्सा प्रकाश में रहता है, और यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आपसे पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को। अगर दिन लंबा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रात छोटी होगी। भारत किस गोलार्ध में है दोस्तों? भारत पूछा गया कि किस गोलार्ध में। अब ये बताए हैं आपको इस फिगर में। यहाँ पर देखिए, ये अपना इंडिया है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि ये इक्वेटर है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे पूछे कि भारत किस महादेश में है, भारत एशिया महादेश के किस हिस्से में है, उत्तरी या दक्षिणी? तो भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। ये चैप्टर 5 जब आएगा ना दोस्तों एनसीईआरटी का, तो उसमें इस चीज़ का जिक्र है, आगे आपको बताया जाएगा। तो भारत दक्षिणी एशिया में और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इसे संधिवा रात्रि बोलते हैं। जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो उसे संधिवा रात्रि बोला जाता है। और ये घटना कब कब होती है? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त बोला जाता है। जो काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है दोस्तों, इसे विषुवत वृत्त बोला जाता है। पहला जो फिगर था उसी में बताए हैं आपको। विषुवत वृत्त पर शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, और अक्षांश कितने हैं टोटल? 181। यहाँ पर देखिए, ये एक ग्लोब है मान लीजिए, बीचों बीच विषुवत रेखा 0 डिग्री पर स्थित है, और इसके ऊपर जो भी लाइन है वो क्या कहलाएगा? अक्षांश। तो ये जो विषुवत रेखा है ना दोस्तों, तो इससे ऊपर 90 लाइन है और इससे नीचे भी 90 लाइन है, तो 90 90 180, और ये इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 181, यानी कि अक्षांश कितने हैं? तो 181 है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर होता है। सिर के ऊपर होने का मतलब है कि धूप यानी कि गर्मी, तापमान ज़्यादा पड़ेगा, जिससे गर्मी अधिक पड़ती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है। अब देखिए, ये ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों? तो ग्रीनविच इंग्लैंड में है, और पूरी दुनिया ना जो भी मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच को ही फॉलो करती है। तो कहा गया है कि वे स्थान, वे जगह जो ग्रीनविच के पूरब में है, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, यहाँ पर ये ग्रीनविच है, ये तो हो गया दोस्तों उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ग्रीनविच से पूरब दिशा में जो भी देश है, तो उस देश में जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। कितना आगे होगा? 5.5 घंटे आगे होंगे। लेकिन जो देश इस ग्रीनविच के पश्चिम में है,
तो उसका समय ग्रीनविच के समय से पीछे होगा कितना, तो 5.5 घंटा पीछे होगा। ठीक है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है। दोस्तों कभी कभी आप देखिएगा कि कुछ राज्य में जो सूर्योदय का समय कुछ और होता है, अलग राज्य में कुछ और होता है। तो सूर्योदय के समय में जो डिफरेंसेज आते हैं वो देशांतर के कारण आते हैं, क्योंकि जितने भी राज्य है वो अलग अलग देशांतर पर स्थित है। पृथ्वी 4 मिनट में कितना डिग्री देशांतर घूमेगी, तो 1 डिग्री देशांतर घूमती है। भारत में गुजरात के द्वारिका गुजरात में है, और असम के डिब्रूगढ़ के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। और ये अंतर क्यों है, देशांतर के कारण अंतर है। दोस्तों अगर इंग्लैंड में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। कहने का मतलब है कि आपके एनसीईआरटी में जो चीज़ें बताई गई है मैच को लेकर, कि इंग्लैंड में अगर दोपहर के 2 बजे ना क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो भारत में इसका प्रसारण शाम के 7 बजे में होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बजे इंग्लैंड में मैच स्टार्ट होती है और 7:30 बजे इंडिया में, यानी कि ये टाइम इससे आगे है। इंग्लैंड के टाइम से भारत का टाइम आगे है। इसका ये मतलब हो गया कि भारत जो है वो ग्रीनविच के पूरब में स्थित है। ग्रीनविच के पूरब में स्थित है भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। अब ये बताएं कि पूरब में स्थित है कितना डिग्री, तो 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री को दोस्तों 4 से गुना करिएगा ना तो ये 5.5 घंटा निकल के आएगा। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति। ये आ गया दोस्तों एससीईआरटी, पहले हम एनसीईआरटी को कवर किए थे, अब यहाँ से आपका एससीईआरटी शुरू हो गया। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, और घूर्णन के गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, और इसी दैनिक गति के कारण दिन रात हमको देखने को मिलती है। पृथ्वी की वह गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। दोस्तों ये जो 1.4 है ये 6 घंटा को प्रदर्शित कर रहा है, और इसी के बारे में बताया है कि 4 साल में 6 घंटा करके आप जोड़िएगा तो 24 घंटा, 24 घंटा का मतलब 1 दिन, तो 4 साल के बाद 365 दिन का वर्ष ना होकर 366 दिन का वर्ष हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। साधारण वर्ष 365 दिन का और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। जब आप रीजनिंग दोस्तों सिलेबस में तो रीजनिंग भी मेंशन है, जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे ना तो ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष का यूज काफ़ी आपको देखने को मिलने वाला है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाता है। देखिए एक तो होता है वृत्ताकार पथ, एक होता है दीर्घ वृत्ताकार पथ। ये हो गया दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार पथ, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ये हो गया दीर्घ वृत्ताकार पथ और ये हो गया हमारा वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ का मतलब हो गया पूरा गोल। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस पथ पर लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। ठीक है। एक होगा दक्षिणी अयनांत, जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। देखिए यहाँ पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो 21 जून की घटना को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत बोलते हैं और 22 दिसंबर की घटना को दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। दोस्तों हम शुरू में ही आपको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में बताए थे। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत में जब ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। तो जब क्रिसमस मनाया जाता है दिसंबर में तो भारत में क्या होता है, काफ़ी ठंडी पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी पड़ रही होती है। तो कौन सा देश है जहाँ पर क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में 21 मार्च को
21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। इसे हम विषुव कहते हैं। देखिए विषुव का क्या मतलब होता है दोस्तों, विषुव का मतलब होता है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है तो उसे विषुव कहा जाता है। और ये घटना कब होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए ये चीज़ तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन किए तो उसमें भी आया था, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं आया था। ये एससीईआरटी में दिया गया है, बिहार का जो बुक है एससीईआरटी, इसमें दिया गया है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो दिन रात बराबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो विषुव बोलते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। आर्यभट्ट जो कि गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने बताया सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब देखिए जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है, आपको हम बताए थे ग्रह वाला वीडियो में, पहला वीडियो में, कि पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीने के लिए पानी और वायु यानी ऑक्सीजन अवेलेबल है। जल में रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जलचर बोला जाता है। पृथ्वी पर 4 बड़े जलाशय है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तालाब, झील, सागर, महासागर पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत है जिसे जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, 71% भाग जल से घिरा हुआ है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। और कब गए थे दोस्तों, तो 1984 में गए थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी उस समय के प्रधानमंत्री थी। और जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा था उनसे कि अंतरिक्ष से हमारा प्यारा भारत कैसा दिखता है दोस्तों, तो राकेश शर्मा ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोनॉटिक्स क्लब। एरोनॉटिक्स क्लब वह स्थान होता है जहाँ से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। यहाँ पर गुब्बारा है दोस्तों, गुब्बारा का मतलब वो बैलून नहीं, एक दूसरे टाइप का गुब्बारा होता है जो उड़ान भरते हैं। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिसमें कंकर, पत्थर, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान शामिल है उसे क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पर्वत किसको बोलेंगे दोस्तों, तो पर्वत होने के लिए कम से कम 900 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, 900 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। साथ में और क्या होना चाहिए, तो उसका जो आधार है वो चौड़ा होना चाहिए और शीर्ष पतला, यानी कि आप पहाड़ को देखिएगा ना तो नीचे वाला पार्ट तो खूब चौड़ा होता है, नीचे वाला पार्ट खूब चौड़ा होता है, लेकिन जितना ऊपर गया होता है उतना वो पतला होते जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। पानी का वह संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है उसे जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। इस फोटो के जरिए आप लोग समझिए कि ये जल संधि क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। संकरा का मतलब, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात लिखी गई है, संकरा भाग। संकरा भाग का मतलब होता है बहुत पतला भाग। यहाँ पर देखिए ये जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका काफ़ी पतले भाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किस जल संधि से जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो पानी का वो छोटा सा भाग, संकरा भाग, जो 2 हिस्से को जोड़ती है उसे ही बोलते हैं दोस्तों जल संधि। और इसका उदाहरण है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित बेरिंग जल संधि, ठीक है। स्थल का वह भाग जो स्थल का वह संकरा भाग, ये तो पानी वाला भाग था दोस्तों, लेकिन स्थल का बहुत पतला भाग होता है जो 2 बड़े भागों को जोड़ता है, जिसे हम स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। हवा में उड़ने वाले पक्षी को नभचर बोलते हैं, नभचर कहलाते हैं हवा में जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं। नभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, नभ का मतलब ही होता है आकाश, और चर का मतलब होता है विचरण करने वाला, यानी कि उड़ने वाला, विचरण करने वाला। हमारे चारों ओर फैले हवा का आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। हमारे आसपास के वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। अब देखिए यहाँ से एक साइंस का क्वेश्चन भी बन गया कि पानी जो होता है ना दोस्तों, पानी यानी कि जल, ये तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, ये बताइए। और आपसे पूछे कि हमारे वायुमंडल में जो गैस है वो गैस यानी कि वायु किसका मिश्रण है,
वायु किसका मिश्रण है? तो देखिए पानी जो है ना दोस्तों न तत्व नहीं है, ये यौगिक है, ठीक है। और गैस वायु क्या है? तो वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक है। वायुमंडल को 5 भाग में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। सभी मौसमी घटना जैसे कि वर्षा होती है तो वो किस मंडल में घटना घटती है? क्षोभ मंडल में। और पृथ्वी का सबसे निचला मंडल कौन है? पृथ्वी से सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा मंडल आएगा? क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे अंतिम मंडल कौन है? बहिर्मंडल है। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए ये ओजोन जो होता है ना दोस्तों, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3, ओजोन का O3 बोलते हैं ओजोन को, ये समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन का क्या काम है कि जो भी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उसको रोकना, ठीक है। लेकिन अभी अपने यहाँ क्या होता है कि अधिक मात्रा में AC का यूज होता है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का यूज होता है, जिससे निकलता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस, और ये गैस ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं ओजोन जो है उसको नुकसान की वजह कौन है? खुद मनुष्य ही है। तो हमें जितना कम से कम हो सके कि AC और रेफ्रिजरेटर का यूज होना चाहिए, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा दोस्तों कि ओजोन का जो लेयर है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो सीधे धरती पर आएगी। और ये जो हानिकारक किरणें होती है दोस्तों सूर्य की, वो इतना खतरनाक होती है ना कि जिससे चमड़े का कैंसर उत्पन्न होता है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना परसेंटेज पाया जाता है नाइट्रोजन? तो 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के बारे में पूछे तो 21% ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर जल संधि का जिक्र आया था, तो यहाँ पर जितने सारे जल संधि है सभी को हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जल संधि है टोटल कुल 23 जल संधि, इंपॉर्टेंट जल संधि यहाँ पर कलेक्ट करके लिखा गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक है ये आपका समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से आपको जब तक BPSC के पेपर होंगे वैसे ही NCERT और SCERT का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम सभी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वीडियो आने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF, यानी कि जो वीडियो आएगा ना उसका PDF पहले ही मिल जाएगा, ताकि आप इसको पढ़ के इसके बाद वीडियो देखिए, तब आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।